नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई छापों पर बवाल। अरविंद केजरीवाल का आरोप, प्रधान सचिव के बहाने उन्हें बनाया जा रहा है निशाना। केंद्र और सीबीआई का इनकार। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सत्र बुलाने पर राज्यसभा में गतिरोध। कांग्रेस ने की राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग। उप सभापति का चर्चा से इनकार। लोकसभा में फिर उठा पंजाब में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा। कांग्रेस ने कहा दलित विरोधी है राज्य सरकार। अकाली दल ने बताया राजनीति से प्रेरित। कटौती के बिना हासिल होगा राजकोषीय घाटे का लक्ष्य। लोकसभा में वित्त मंत्री का बयान। 2 लाख से ज्यादा के नकद लेन देन के लिए जरूरी होगा पैन नंबर। और इस्लामिक देश मिलकर करेंगे आईएस का मुकाबला। मिस्र, कतर, यूएई, पाकिस्तान समेत 34 देशों ने बनाया गठबंधन। आईएस के खिलाफ अमेरिकी हमले तेज। और आइए देखते हैं पहली खबर। राज्यसभा में आज अरुणाचल प्रदेश में विशेष सत्र बुलाने का मसला गर्माता रहा। कांग्रेस ने राज्यपाल के सत्र बुलाने के फैसले का विरोध किया और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। सदन के नेता अरुण जेटली का कहना था कि राज्यसभा में किसी विधानसभा के बारे में चर्चा नहीं हो सकती। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। पार्टी का कहना था कि राज्यपाल ने सत्र बुलाने से पहले राज्य सरकार को विश्वास में नहीं लिया। प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने इसे संविधान की हत्या बताया। गवर्नर ने विधानसभा का एजेंडा भी खुद ही फिक्स किया है। गवर्नर को कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये कह दे कि स्पीकर प्रिजाइड नहीं करेगा, डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करेगा। गवर्नर को ये अथॉरिटी नहीं है कि डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए रेजोल्यूशन मूव किया जाएगा। सदन के नेता अरुण जेटली ने राय दी कि नियम 238 के तहत इस पर राज्यसभा में चर्चा नहीं हो सकती। What is happening in a state assembly has never been discussed in this house, should never be discussed in this house. If you allow this discussion, tomorrow state assemblies will start discussing what happens in this house. उप सभापति पीजे कुरियन ने भी व्यवस्था दी कि इस नियम के तहत राज्यपाल पर चर्चा नहीं की जा सकती। According to Rule 238, the position, a person in position, an authority like governor, can be discussed only through a substantive motion. Let me say. Substantive motion, number one. Second, proceedings of the Legislative Assembly will not be discussed. दरअसल इस घटनाक्रम के पीछे अरुणाचल में कुछ समय से चल रही बीजेपी और कांग्रेस की रस्साकशी है। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 47 विधायक हैं। बीते दिनों कांग्रेस के 13 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ डिप्टी स्पीकर तेनजिंग नोरबू की अगुवाई में बगावत कर दी। इस पर पार्टी ने डिप्टी स्पीकर को हटाने का नोटिस दिया। जवाब में बीजेपी ने स्पीकर नबाम रेबिया को हटाने का नोटिस दिया। राज्यपाल की ओर से जारी एजेंडे में स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पहले स्थान पर है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले के तमाम तकनीकी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान वीके अग्निहोत्री साहब हैं, पूर्व महासचिव राज्यसभा। वीके अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं अरुणाचल प्रदेश का जो राज्यपाल ने गवर्नर साहब का जो आदेश था, मैं उसको समझना चाहता हूँ उसके बहाने कि क्या विधानसभा का सत्र बुलाने न बुलाने या फिर किसी भी विशेष परिस्थिति में कोई इस तरह कहा कि राइट संविधान में राज्यपाल के पास है? इस विषय में मैं 3 बातें कह रखना चाहूँगा शुरू में ही। एक तो ये कि संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल को अधिकार है कि वो विधानसभा का सत्र सदन का सत्र बुलाए, ये उसको अधिकार है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, पार्लियामेंट में भी है कि मंत्रि परिषद जो है, राज्य का जो मंत्रि परिषद है, वो ही एडवाइस और एड देता है राज्यपाल को, और राज्यपाल को उस पर कार्य करना चाहिए अनलेस कोई इस तरह का कार्य है जिसके के लिए उसको अपने विवेकानुसार कार्य करना पड़े। ये एक नया है, नया क्या माने कि एक अलग सा है जो कि प्रेसिडेंट के संबंध में नहीं लिखा गया है। जी।
तीसरी चीज़ ये है कि जो विवेकानुसार काम करना है राज्यपाल को, उसके लिए जहाँ तक कि संविधान का है संबंध है, वहाँ पर अधिकतर तो दो मसले हैं। एक तो वो ग्रांट ऑफ पार्डन है और दूसरा वो जो लेजिस्लेचर है उसको वो आरक्षित कर लेते हैं जी या फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं। लेकिन जहाँ तक कि सदन का सत्र बुलाने के लिए है, विधानसभा के सदन का सत्र बुलाने की बात है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई विवेकानुसार काम करने का संभावना है। जी, यानी कि साफ तौर पर ये कहा जाए, जो कि जिसका तर्क दिया जा रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि जो आर्टिकल 174 है और आर्टिकल 163 रूल 3 एंड 3A, यानी साफ तौर पर विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, जैसे कि आपने कहा, उससे पहले जब तक कि कैबिनेट यानी कि राज्य सरकार उसको एक प्रस्ताव न करे, उसको अनुमोदित कर सकता है राज्यपाल, इससे पहले नहीं, यानी कि अपनी इच्छा से वो नहीं कर सकता। हाँ, सही बात। और क्या अगर उसके पास जी सर, वो आना चाहिए रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन या तो उसके वहाँ की जो भी कैबिनेट है उसका होगा, या कैबिनेट की कोई कमेटी होगी, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी कभी कभी होती हैं तमाम जगह, तो वो अपना निर्णय देती है। वो शायद सीधे चीफ मिनिस्टर के थ्रू कभी जाता है, कभी वो कैबिनेट के सामने रख के फिर चीफ मिनिस्टर के थ्रू जाता है राज्यपाल को। तो इस तरह से संविधान के अनुसार ये आपके विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है और उसको प्रोरोग भी किया जाता है। एक जो तर्क दिया जा रहा है, मैं उसका भी तकनीकी पहलू समझना चाहूंगा आपसे, कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन है, उनको हटाने को लेकर नोटिस विधानसभा में है, क्या ऐसी किसी सूरत में किसी भी राज्य में आपको लगता है कोई ऐसी परंपरा रही जहां पर राज्यपाल खुद सत्र बुलाने का निर्देश दे, या फिर कोई इस तरह की नियमावली, या फिर संविधान में कोई ऐसा, मैं कहूँ कि कोई वाक्य जिसके बारे में कोई गाइडलाइंस? ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए भी वहाँ के जो आपके एमएलएज हैं, उनको एक कोई नोटिस मोशन देना फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस डिप्टी स्पीकर या स्पीकर, कोई मोशन हो ना, और उस मोशन को फिर लिस्ट किया जाएगा। क्योंकि सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से होती हैं पार्लियामेंट में, कोई पार्लियामेंट के पीछे से काम नहीं होता है। उनको अगर मोशन को एक्सेप्ट करना है और उसको डिस्कशन करना है, तो वो उस पर निर्णय जो है वो वहाँ का जो सदन है वो लेगा। लेकिन सदन कब आएगा, यानी कब आहूत होगा, ये जब तक कि मैं कहूं कि प्रस्ताव कैबिनेट की ओर से ना हो, तब तक उसे बुलाना मुमकिन नहीं है राज्यपाल के। हाँ, नहीं लगता इसमें, हमारे संविधान में तो ऐसा कोई प्रोविजन इसको बुलाने के लिए या प्रोरोग करने के लिए राज्यपाल अपने ही इच्छा से विवेकानुसार काम करे, इसका तो मुझे कोई संभावना दिखती नहीं है। अनुमोदित साहब, आपका लंबा अनुभव रहा है संसद को लेकर, कभी कोई ऐसा वाकया कोई किसी राज्य का आपको याद पड़ता है जबकि खुद गवर्नर ने वहां पर सत्र को बुलाने का एक फैसला लिया हो, कोई डेट दे दी हो? मुझे तो इस तरह की कोई क्या कह सकते हैं, इस तरह का कोई सुनने में आया है न मैंने कहीं पढ़ा है इस तरह का गवर्नर का एक्शन। मैं इसके दूसरे एक और टेक्निकल पॉइंट पर आना चाह रहा हूं। इस पूरे मसले को लेकर आपने भी देखा कि दिन भर सदन में काफी ज्यादा, मैं कहूं, अवरोध हुआ, चर्चा की मांग भी की गई। क्या किसी भी स्टेट के राज्यपाल या फिर वहां की विधानसभा को लेकर कोई चर्चा सदन में हो सकती है? नियम क्या कहते हैं, या फिर ये प्रोहिबिटेड है? नहीं, परमिटेड नहीं है ये कहीं। असल में कुछ चीज़ें तो लिखी होती हैं संविधान में, कुछ नहीं भी लिखी होती हैं, तो उसके लिए कन्वेंशन होते हैं। अब संविधान में ये लिखा हुआ है कि राज्यसभा की चर्चा लोकसभा में, लोकसभा की चर्चा राज्यसभा में नहीं होगी। माने किसी भी अन्य सदन की चर्चा किसी सदन में नहीं हो सकती। ये उस पर एक तरह से एनक्रोचमेंट होगा उनके काम पर, उनके कार्यकाल पर। और जैसा अरुण जेटली जी ने कहा कि आज हम अगर चर्चा करेंगे किसी विधानसभा के कार्यक्रम की और क्या कार्यप्रणाली की राज्यसभा में, तो कल कोई संसद जो है, विधानसभा का जो सदन है, वो राज्यसभा और लोकसभा के विषय में चर्चा कर सकता है। तो इस तरह से तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा जिसका कि कोई अंत नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल, अब जब इस तरह के हालात हों, यानी कि गवर्नर कोई क्लेम करें, यानी सत्र बुलाने का आदेश जारी कर दें, भले ही कैबिनेट उसको रिफ्यूज़ करते हुए एक नया डेट दे रही हो,
संसद पर इसकी चर्चा नहीं हो सकती, तो वहां के विधायक या वहां की सत्ताधारी पार्टी अगर अपनी आवाज को उठाना चाहे तो विकल्प क्या है उसके पास? वहीं उसको अपने जब भी वहाँ की विधानसभा का सदन बुलाया जाए तो उसमें अपनी वो बात रखें, क्योंकि मेजॉरिटी का भी तो क्वेश्चन है। अगर 2-4 लोग किसी चीज़ को चाहते हैं तो वो तो सदन में नहीं हो सकती। तो मेजॉरिटी के लोग अगर जो कहेंगे उसी तरह से उसकी कार्यक्रम चलेगा विधानसभा के सदन का। विक्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर तमाम तकनीकी पहलुओं को हमारे सामने रखने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। पेरिस में पर्यावरण क्रांति, 195 देशों के बीच करार, तापमान में 2 डिग्री कमी का लक्ष्य, विकासशील देशों को वित्तीय मदद का वादा। देखिए विशेष पर्यावरण क्रांति शाम 7:30 बजे। लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने आज दूसरे दिन भी पंजाब में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने अकाली बीजेपी सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। अकाली दल नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित करार दिया। लोकसभा में कांग्रेस ने पंजाब सरकार को दलित और महिला विरोधी करार दिया। दलितों पर कथित अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस ने पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। शून्यकाल में कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आरोप लगाया कि पंजाब में दलित और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं के लिए पंजाब सरकार से जुड़े लोग जिम्मेदार हैं। आज देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के ब्यूरो को हम देखें तो हर 18 मिनट दलितों के विरुद्ध अत्याचार किया जाता है। हर दिवस 3 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार हर मसले पर चर्चा को तैयार है, लेकिन सदन को बाधित करना अनुचित है। अफसोस की बात कि आज दलितों के ऊपर भी ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मैं इस सदन का, इस देश का ध्यान लाना चाहती हूँ कि जो हुआ बिल्कुल गलत था। 2 गैंग्स के बीच में लड़ाई हुई और जिन्होंने करी वो गैंगस्टर भी पकड़े गए हैं। अलग अलग राज्यों से जाके उनको पकड़ा गया गया है। State government cannot be defamed. 1 hour they did not allow the business to transact. They should have the patience. They should raise the issue. They should take the permission of the chair. स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसे राज्य का मुद्दा बताते हुए कांग्रेस से सदन की कार्यवाही में सहयोग की अपील की। हालांकि सरकार के रुख पर विरोध जताते हुए कांग्रेस, टीएमसी और आरजेडी के सांसद सदन से बाहर चले गए। मुझे लगता है इस विषय पे अभी चर्चा हम नहीं, आप अगर सभी लोग एग्री हो, आप सभी लोग हो सकता है सभी लीडर्स बैठिए, मैं आई एम रेडी टू सिट विद ऑल ऑफ यू और आप मुझे बताइए इसका हल क्या निकल सकता है। आई एम रेडी टू डिस्कस बट नॉट लाइक दिस। दरअसल पंजाब के अबोहर में 2 लोगों के हाथ पांव काट देने की घटना के बाद तनाव का माहौल है। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें अकाली दल के एक नेता और उसका भतीजा भी शामिल है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.9% को खर्च में कटौती किए बिना हासिल नहीं किया जाएगा। लोकसभा में अनुदान के अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान जेटली ने बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही 2 लाख से ऊपर के नकद लेन देन के लिए पैन नंबर को अनिवार्य बनाने के लिए सूचना जारी करेगी। उन्होंने माना कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनके चलते 8% की विकास दर हासिल करने में मुश्किल हो रही है। सरकारी बैंक, स्टील और पावर सेक्टर पर दबाव है। वित्त मंत्री ने जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के जल्द पारित करने के लिए कांग्रेस से सहयोग की अपील की। जेटली के मुताबिक संसद की ओर से सुधार कार्यों में रोड़ा अटकाने का संदेश नहीं जाना चाहिए। Last year we ended with a fiscal deficit of 4. So I have only a small journey to achieve from 4 to 3.9. And we are possibly going to achieve that target.
And therefore, after a number of years, the current year will be a year where it's not 3.9 fiscal deficit which is important, but the quality of that fiscal deficit will also be important. We will achieve that fiscal deficit without cutting any expenditure. So what we have promised to schemes, what we have promised to ministries will not be cut down. What we have promised to the states will not be cut down. दिल्ली सचिवालय में सीबीआई के छापे ने तूल पकड़ लिया है। संसद से लेकर सड़क तक ये मुद्दा उठा। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस पर सफाई देनी पड़ी, तो वहीं दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर बदला लेने का आरोप लगा रही है। दिल्ली सरकार का दावा है कि प्रधान सचिव के दफ्तर पर छापेमारी कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया गया। दिल्ली सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि सीबीआई ने सीएम ऑफिस जाकर फाइलों की तलाशी ली है। हालांकि सीबीआई ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दिल्ली सरकार का सचिवालय सुर्खियों में है। सुबह 10 बजे के करीब जब सीबीआई की टीम सीएम के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर को खंगालने पहुंची तो हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तुरंत ट्वीट कर इसे बदले की राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं सीबीआई ने आरोपों को खारिज करते हुए गलत संदेश फैलाने का आरोप लगाया। हमारी जांच को बाधित करने के लिए झूठा प्रचार नहीं करिए। सीबीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। मामला संसद में भी उठा। राज्यसभा में अरुण जेटली ने सफाई दी। उन्होंने सदन को बताया कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। The Chief Minister of Delhi, his office has not been raided. The raid has nothing to do with Mr. Arvind Kejriwal. The raid has nothing to do with the tenure of Mr. Arvind Kejriwal as the Chief Minister of Delhi. सरकार और सीबीआई की सफाई के बावजूद दिल्ली सरकार अपने आरोपों पर अड़ी हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें प्रधान सचिव के बहाने निशाना बनाया जा रहा है। मकसद उन ठेकों की जांच करने का नहीं, मकसद केजरीवाल है। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। सीबीआई ने प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनके ऑफिस और ठिकानों पर दिल्ली और यूपी में 14 जगहों पर छापेमारी की गई। आरोप है कि साल 2007 से 2014 के बीच इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग कर सरकारी ठेके दिलाने में एक प्राइवेट कंपनी की मदद की। सीबीआई की हुई छापेमारी ने एक बार फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार को आमने सामने ला खड़ा कर दिया है। केंद्र सरकार जहां सीबीआई को एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के जरिए माप रही है, वहीं केजरीवाल सरकार का आरोप है कि केंद्र उनके कामकाज में दखल अंदाजी कर रही है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद न चलने के लिए विपक्ष को दोषी करार दिया। केरल दौरे के दूसरे दिन कोल्लम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उन्होंने यह आरोप लगाया। केरल दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल्लम में पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उनके योगदान को याद किया। हम जैसे दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, ऐसे लोगों की उंगली पकड़ करके अगर कोई महापुरुष शिक्षा के द्वार तक ले गया हो, हम लोगों की जिंदगी बदलाने लाने का प्रयास किया हो, तो वो हमारे लिए सब कुछ होता है। इस मौके पर उन्होंने संसद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के लिए विपक्ष की तीखी आलोचना की। जिन लोगों को पिछले लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने घर भेज दिया, पराजित कर दिया, उन लोगों ने तय किया है हम तो बर्बाद हुए लेकिन तुम्हें भी बर्बाद करके छोड़ेंगे, हम संसद को चलने नहीं देंगे, देश का जो होगा होगा, हमको पराजित किया है, तब देख लो हम कैसा करते हैं। मुख्यमंत्री ओमान चांडी को अलग रखने से पैदा विवाद के बीच पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर के परिवार ने खुद को कार्यक्रम से दूर रखा। My father, who is a staunch congressman, who is a Gandhian, is pictured as a politician, a BJP man. That which I cannot stand. I will definitely fight it to the last moment. इससे पहले प्रधानमंत्री कोच्चि तट से 50 किलोमीटर दूर अरब सागर में जंगी जहाज INS विक्रमादित्य पर कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। करीब 3.5 घंटे तक चली इस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मामलों से जुड़े कई और मुद्दों पर भी चर्चा की गई। ये पहला मौका है जब ये सम्मेलन राजधानी दिल्ली से बाहर हुआ। इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के अलावा तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए डीजल गाड़ियों पर पाबंदी संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फैसला करेगा। इस मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने ग्रीन टैक्स बढ़ाने के संकेत दिए, साथ ही भारी गाड़ियों के पंजीकरण पर प्रतिबंध का भी जिक्र किया है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बाहर से आने वाले कमर्शियल वाहनों से लिया जाने वाला ग्रीन टैक्स अब 700 से बढ़ाकर 1300 रुपये किया जा सकता है और उसके अलावा 2000 सीसी से ज़्यादा के डीजल इंजन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन पर भी दिल्ली में रोक लग सकती है। कार डीलरों की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लोगों की जान पर बनी हुई है और आपको कार बेचने की पड़ी है। साथ ही कोर्ट ने आज इस सम विषम फॉर्मूले पर भी सवाल खड़े किए। जहां इन्वायरमेंट कॉम्पनसेशन चार्ज जो ईसीसी कहते हैं, जो ट्रक पे लागू होता है, उसको बढ़ाने की मांग थी। कोर्ट ने कहा है कि उस पे वो फैसला देगा कल, और जो ट्रक दिल्ली नहीं आने चाहिए उनको, जो उनको नॉन डेस्टिनेट कहते हैं, उस पर रोक लगी जाएगी पूरी तरह से और ईसीसी बढ़ाया जाएगा जिससे प्रदूषण और कम हो। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुए एक बस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। बारातियों से भरी बस इंदौर से छिंदवाड़ा के चांदमोटा जा रही थी। लागबा मौरी के करीब बस पुल पार करते समय अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरी। घायलों को इलाज के लिए होशंगाबाद रेफर किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मृतक के परिजनों और हादसे में घायल हुए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। इस दुर्घटना में अपने प्राण गंवा चुके हैं उन परिवारों की सहायता के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि देने का फैसला किया है। जो घायल है उनमें गंभीर घायल है उनको 50,000 रुपए की राशि, बाकी जो घायल है उनको 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। सऊदी क्राउन प्रिंस और रक्षा मंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने आईएस के खिलाफ अभियान चलाने के लिए 34 इस्लामिक देशों का एक संगठन बनाने का ऐलान किया है। इसमें 18 देश अरब के हैं, जबकि 16 देश एशिया और अफ्रीका से होंगे। गठबंधन में ईरान को शामिल नहीं किया गया है। सऊदी अरब के नेतृत्व में मुस्लिम देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला करने के लिए एकजुटता दिखाई है। 34 देशों के इस गठबंधन में मिस्र, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान, खाड़ी के अरब देश और कई अफ्रीकी देश शामिल हैं। नए सैनिक गठबंधन का नेतृत्व सऊदी अरब करेगा और इसकी सैन्य कार्रवाई का संचालन भी रियाद से किया जाएगा। وهذا يأتي من حرص العالم الإسلامي لمحاربة هذا الداء الذي يضر منه العالم الإسلامي أولا قبل المجتمع الدولي ككل. فسوف تنشأ غرفة عمليات. नए गठबंधन की घोषणा में कहा गया है कि आतंकवाद से देशों को बचाना नए गठबंधन का लक्ष्य होगा। हालांकि इस गठबंधन में ईरान का नाम शामिल नहीं है। इधर अमेरिका ने सीरिया और इराक में आईएस के खिलाफ हमले और तेज करने की बात कही है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि आईएस का खात्मा करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार।